इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम लोग एक एक लाइन एक एक वर्ड हर चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओवरव्यू में हमें इसमें बताया जाता है कि स्टोरी ये जो हमें बताई गई है, इस स्टोरी को बताने का पर्पस ये है ताकि हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता चल जाए जो कि रिलेट होते हैं प्रोडक्शन से। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल मतलब ये विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, एक पालमपुर गांव का हम लोग लेकर के चलते हैं कि इस गांव में क्या क्या चीजें होंगी, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अभी जो पालमपुर गांव है इसकी जो मेन एक्टिविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है इस पालमपुर गांव की वो है फार्मिंग होती है। यहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होती है और बाकी सारी दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर यहाँ पे थोड़े कारखाने भी लगे हुए हैं। डेयरी मतलब दूध का प्रोडक्शन, बेचना, पनीर बेचना, है ना, ये सब ट्रांसपोर्ट, सामान इधर उधर पहुंचाना, ये सारे काम भी यहाँ पर होते हैं लिमिटेड स्केल पे। बट सबसे ज्यादा क्या होती है, फार्मिंग होती है। और काफी सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए होता है, काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, मैन मेड जो इंसान ने बनाए हैं वो चीजें चाहिए होती हैं, ह्यूमन के एफर्ट्स चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होती है बाकी। ठीक है, तो कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यही है कि इसी स्टोरी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे पूरे विलेज के बारे में और कैसे विलेज में काम होता है और क्या क्या हम इसे सीखेंगे। पालमपुर जो है वो वेल कलेक्टेड गांव है विद आसपास के गांव से, मतलब जो इसके नेबरिंग विलेजेस हैं, आसपास के गांव है, उससे भी पालमपुर काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक हो क्या। और इसके पास एक रायगंज नाम का एक बड़ा सा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है और वो ऑल वेदर रोड से कनेक्ट है। ऑल वेदर रोड का मतलब ये है कि वहां पे पक्की सड़क बनी हुई है, मिट्टी की, और जो कच्ची सड़कें होती हैं बारिश के मौसम में खराब हो जाती है। ऑल वेदर रोड वो होती हैं जो हर मौसम में, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में वो सड़कें चलती रहती हैं, सही रहती हैं। तो पालमपुर विलेज जो है वो अपना जो विलेज के पास वाला जो बड़ा शहर है रायगंज, उससे ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। रायगंज और उसके आगे वो स्मॉल टाउन एक और है शाहपुर, वहां से भी कनेक्टेड है। काफी तरीके के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रोड पे, जैसे कि बुलक कार्ट, बुलक तो आपको पता है ना, वो आगे जो है बांध देते हैं गाय भैंस वगैरह और उसको लेके जाते हैं, टांगे में अपना घोड़ा बांध देते हैं। बोगीज, ठीक है, बोगी वो होती है जैसे कि आगे भैंस बंधी होती है और पीछे थोड़ा बहुत चारा वगैरह सामान रखा होता है, जिसमें जागरी मतलब गुड़ लेके जाते हैं, गांव में बनता है ना गुड़। और काफी सारी दूसरी कमोडिटीज जैसे कि आपको वहां पर मोटरसाइकिल्स वगैरह दिख जाएंगी, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर दिख जाएंगी। इस विलेज में लगभग 450 फैमिलीज हैं और उनकी कास्ट अलग अलग है। 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं जो कि ज्यादातर जो गांव का लैंड है वो ओन करती हैं। मतलब 450 फैमिलीज में से 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट की हैं और ज्यादातर जो गांव की जमीन है वो इसी फैमिली की, मतलब इन्हीं फैमिलीज की है, क्योंकि जो अपर कास्ट फैमिलीज होती हैं, अपर कास्ट लोग होते हैं, मेनली जमीनें हमारे देश में उन्हीं के पास काफी टाइम से होती आई हैं। उनके हाउसेज जो हैं वो भी काफी ज्यादा लार्ज है, मतलब जो अमीर लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो ईंट से और सीमेंट से बने हुए हैं। और जो एसीज हैं, दलित्स हैं, वो कंप्राइज करते हैं मतलब 1/3 पॉपुलेशन। ठीक है, 1/3 लोग जो हैं, जैसे कि 450 हो गया ना, 450 का 1/3 अगर आप निकालेंगे तो 3 और उसके बाद 3 5 15, तो लगभग 150 जो है फैमिलीज किसकी हैं, दलित्स की हो गई। ठीक है, और ये लोग जो हैं दलित्स काफी किनारे पे, जैसे कि मान लो ये गांव है, गांव के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं। इनके घर जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, मिट्टी के कच्चे घर इनके होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस, और जो गांव है ना हमारा ये विलेज पालमपुर है, इसके ज्यादातर जो घर हैं उनमें इलेक्ट्रिक कमोडिटीज कनेक्शंस हैं, मतलब बिजली का कनेक्शन है इस गांव के ज्यादातर घरों में। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्यूबवेल देखी होंगी आपने, कभी रास्ते में जाते हुए खेतों में खूब तेजी से पानी निकल रहा होता है तो वो ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। ठीक है, और बिजली का इस्तेमाल छोटे बिजनेस में भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। इनका प्राइमरी जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है ना वो भी ठीक अच्छा है और गवर्नमेंट उसको चलाती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब जैसे कि मेडिकल स्टोर भी वहां पर है, जहां पर और थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स है जहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और डिस्क्रिप्शन जो है पूरा हमें जो ऊपर दिखाता है, ये हमें
इससे हमें समझ में आता है कि जो पालमपुर है वो काफी डेवलप्ड है, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि उसमें रोड नेटवर्क अच्छा है, वो अपने पास के शहर से अच्छे से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, बिजली भी आती है, इरिगेशन मतलब पानी देने के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह भी लगी हुई हैं, स्कूल भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। अब स्टोरी जो है ना पालमपुर की, वो ये इमेजिनरी विलेज है जो हम सोच रहे हैं, सिर्फ हमें काफी सारी चीजों को बताने में हमारी हेल्प करता है कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस हमारे गांव में होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस का मतलब है प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जैसे कि मान लो खेती हो गई एक तो, है ना, फिर उसके बाद आपने कोई कारखाना लगा दिया, वो हो गई, कोई पॉटर है वो घड़े बना रहा है, किसी ने छोटा सा कारखाना सपोज करिए कपड़े बनाने का लगा रखा है, किसी ने नमकीन का लगा रखा है, किसी ने पेन बनाने का, या कुछ भी हो सकता है। तो छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल स्केल के कारखाने भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, मगर मैक्सिमम लोग क्या है, फार्मिंग करते हैं। और क्या करते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हमने देख लिया, ट्रांसपोर्ट, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, शॉपकीपिंग का मतलब है दुकान खोल लेते हैं, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है हमें पालमपुर विलेज में देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आगे आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो एम जो होता है ना, मतलब जो लक्ष्य होता है, क्या पाना होता है प्रोडक्शन को, इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो प्रोडक्शन हम लोग इसलिए करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब होता है सामान, कोई भी, आपका पेन भी एक गुड है, और आपकी जो पूरा का पूरा बैग है वो भी एक टाइप का गुड ही होता है, तो सबको मिला करके हम गुड्स बोल देते हैं। सर्विसेज मतलब जैसे कि डॉक्टर, टीचर, है ना, बार्बर जो बाल काटता है, ये सारी की सारी सर्विस होती है। तो एम जो होता है ना प्रोडक्शन का, कुछ भी बनाने का एम यही होता है कि लोगों को सामान या कोई सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली रिक्वायरमेंट जो है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होता है आपका लैंड, आपकी जमीन सबसे ज्यादा जरूरी है, और काफी सारे अदर रिसोर्सेज जैसे कि पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, क्योंकि जमीन है, पानी तो चाहिए ही होता है, बेसिक नेसेसिटी है, पानी चाहिए होगा, फिर उसके बाद मिनरल्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आपने कोई फैक्ट्री या कुछ भी लगाया है तो किसी चीज पे तो लगाएंगे। मिनरल्स का मतलब है, जैसे कि सपोज करिए अगर आप लोगों ने आयरन स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री लगाई है, आयरन स्मेल्टिंग मतलब लोहे को पिघला करके आप कोई और चीज उससे बनाते हैं, तो वो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, उसके लिए आपको कोयला भी चाहिए जलाने के लिए, तो ये होती है हमारे मिनरल्स। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई लैंड, क्योंकि लैंड पर ही जो भी कुछ काम है आप वो कर सकते हैं। फिर हो गया लेबर, अब काम करने के लिए जो लोग होते हैं ना, जो पीपल होते हैं जो काम करते हैं, वो होता है लेबर। काफी सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है, कि मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज है कि काफी पढ़े लिखे लोग ही वो काम कर पाते हैं, और काफी सारी अदर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें मैनुअल वर्क की जरूरत होती है, मतलब चीजों को उठाना, चीजों को रखना, संभालना, है ना, ये सारी चीजें मैनुअल वर्क होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो एजुकेटेड लेबर चाहिए होती है, और एक हमें अनएजुकेटेड मैनुअल वर्क करने के लिए भी मजदूर वगैरह भी चाहिए होते हैं। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल होता है वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो हर स्टेज जो होती है प्रोडक्शन की, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको प्रोडक्शन करना है, आपको लैंड चाहिए होगा, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, बिल्डिंग के अंदर किस किस चीज की जरूरत है, तो यही सारी की सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए और बिल्डिंग्स। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट में जो चीज आप टच कर सकते हैं, जो चीज आप बना रहे हैं, वो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो टूल मतलब जो औजार हो गए, मशीनें हो गई, सिंपल से सिंपल टूल से जो फार्मर का प्लो है, मतलब फार्मर का जो हल है, उससे लेकर के जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, और इनको आप कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपने आज इसको खरीदा है या फिर आज आपने इसको बनाया है, और कई सालों तक अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और फिजिकल कैपिटल के साथ साथ हम इसको फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कभी भी हुआ हो मगर आप इसको कई सालों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब आगे आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल्स और मनी, ठीक है, अब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जैसे कि आपको लोहा बनाने के लिए कार्बन चाहिए होगा, और आपको कोल चाहिए होगा, फिर आयरन ओर चाहिए होगा, तो इसके रॉ मटेरियल होगा। जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए आपको रुई चाहिए होगी, और ये सब खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आ गया, फिजिकल कैपिटल में पहली चीज आ गई टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दूसरी चीज आ गई रॉ मटेरियल एंड मनी। ठीक है,
तो वही है इसमें कि कोई पॉटर है तो उसको क्ले खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कोई वीवर है कोई चीज़ बुनता है तो उसको यार्न धागा खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो रॉ मटेरियल मनी जो है ना आपके अगर हाथ में है तो इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो टूल मशीन बिल्डिंग की तरह ये जो है हमेशा बनी नहीं रहती, मतलब आपने टूल मशीन्स वगैरह बना लिए तो आप उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये जो वर्किंग कैपिटल है ना ये तो रॉ मटेरियल है और ये तो पैसा है ना, रॉ मटेरियल मनी है, तो इनका इस्तेमाल आप एक ही बार कर सकते हैं। तो ये वाला जो हो गया फिजिकल कैपिटल में मेनली देखिए, फिजिकल कैपिटल जो था ना उसमें मेनली दो आते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में जो चीजें परमानेंट रह सकती है, थोड़े टाइम के लिए रह सकती हैं, जैसे कि आपके टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह। वर्किंग कैपिटल में आता है रॉ मटेरियल और मनी। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल और मनी आपकी आती है। एक और चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है, वो होती है नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो चाहे आपके पास कोई भी चीज हो, आपके पास ऊपर की तीनों चीजें अवेलेबल हो, बट अगर आपके पास नॉलेज और एंटरप्राइज नहीं होगी तो देखिए फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है वो होती है नॉलेज और एंटरप्राइज की। नॉलेज जो है वही, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो ही ये जो ऊपर की सारी हमारी चीजें हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और हमारी लेबर, लैंड, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉलेज एंड एंटरप्राइज ये काफी ज्यादा जरूरी होती है, ताकि जो फिजिकल कैपिटल है और आपका जो प्रोड्यूस है, जो आपका आउटपुट है, ठीक है, आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, इसके लिए ये फोर्थ जो है इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए ह्यूमन का मतलब इंसान, कैपिटल का मतलब जिस चीज का आप यूज कर सकते हैं फर्दर गेन्स के लिए। तो ये सारा का सारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सारा का सारा कौन यूज कर रहा है इसका, एक ह्यूमन ही तो कर रहा है। ह्यूमन है तो ही तो सारे के सारे मिनरल्स हैं, कोई सा भी मिनरल है, जैसे कि आप डायमंड कह लीजिए, सोना कह लीजिए, और कोई सा भी कोल हो गया, मैंगनीज, सारे के सारे मिनरल्स यूजफुल कैसे हैं, क्योंकि ह्यूमंस उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो ह्यूमंस यूज करके इन सब चीजों को और ज्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं उसको ही हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ये देखिए, ये ह्यूमन कैपिटल, ये लोग काम करें, ये लोग काम नहीं करेंगे तो चीजें कैसे बनेंगी। अब एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड। हर प्रोडक्शन जो होती है ना वो किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कंबाइन करके लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल को। तो हम लोग लैंड, ठीक है, प्लस लेबर, लैंड हो गया जमीन, लेबर हो गया काम करने वाले लोग, फिर फिजिकल कैपिटल, ठीक है, फिजिकल कैपिटल हो गई हमारी क्या, टूल्स हो गए हमारे, है ना, और मशीनरी हो गई, ठीक है, ये हमारे फिजिकल कैपिटल हो गए, फिर मनी हो गई, और फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन कैपिटल। ये सारे के सारे सब मिल करके बनाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये ही अब इसी की हेल्प से हम आगे का समझेंगे। अब फार्मिंग इन पालमपुर, अब फार्मिंग किस पर की जाती है, जमीन पर की जाती है। तो लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब फार्मिंग जो है वो लैंड की हेल्प से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% लोग जो हैं जो कि काम कर रहे हैं वो या तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं अपनी जिंदगी के लिए, या फिर फार्मिंग से रिलेटेड चीजें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, मेनली लोग पालमपुर में खेती पर ही डिपेंड करते हैं। देख, फार्मर्स हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं, और लोग हो सकते हैं जो कि फार्मिंग से क्लोजली रिलेटेड हो। बट हम लोग को याद रखना है कि बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, मतलब कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। मतलब 1960s के बाद से ना लैंड जो है ना वो खेती के लिए बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है। एक तरीके से लैंड जो है ना वो फिक्स हो गया है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया है। कल्टीवेशन जितना पहले हो रहा था 1960s से उतना ही, मतलब जमीन बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाई है। By then some of the wasteland in the village, wasteland ये टर्म क्या होता है, वेस्टलैंड का मतलब होता है खाली जगह जिसका पहले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अब आपने उसको कल्टीवेबल लैंड में डेवलप कर दिया है। वेस्टलैंड था मतलब वेस्ट था, कुछ यूज नहीं हो रहा था, कल्टीवेबल लैंड में डेवलप कर दिया है का मतलब होता है कि अब उस पर खेती की जा सकती है, इस तरीके से उसको बना दिया गया है। अब देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब कोई स्कोप ही नहीं बचा है कि किसी भी तरीके से नया लैंड जो है उसमें और ज्यादा कल्टीवेशन की जा सके। मतलब अब बिल्कुल एकदम से वो हो गया है, थ्रेशोल्ड हो गया है कि अब जगह ही नहीं है गांव में कि और ज्यादा लैंड खेती के लिए यूज किया जा सके। तो देखिए
इसमें हमें बताते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ना लैंड को मेजर करने की, वो हेक्टेयर होती है, बट हमारे देशों में, जैसे हमारे देश में अलग अलग गाँव में बीघा और गोटा वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। तो एक साइड 100 मीटर है, ठीक है, पर 100 मीटर के हिसाब से हम लोग हेक्टेयर को नापते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। क्या कोई तरीका है कि हम सेम लैंड से, मतलब हम लोगों का लैंड नहीं बदल रहा है बट हम सेम लैंड से ज्यादा फसल उगा सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। काफी सारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो होती हैं और फैसिलिटीज अवेलेबल है पालमपुर में, जो कि वुड रिजेंबल अ विलेज, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं इस तरीके की फैसिलिटीज, और ये जो है वेस्टर्न पार्ट जो है ना यूपी का, उससे मैच करता है। सारा का सारा जो लैंड है उस पे कल्टीवेशन होता है, मतलब जितना भी लैंड अवेलेबल है सब पे कल्टीवेशन किया जाता है खेती के लिए। जो भी लैंड है घर वर को छोड़ के खेती के जो है उसमें उनको कभी खाली नहीं छोड़ते, हमेशा कल्टीवेशन होता रहता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, खाली कोई भी जमीन नहीं छोड़ी जाती। रेनी सीजन जो होता है जिसको हम लोग खारिफ बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, अगले साल भी काम आएगा 10th में। जो रेनी सीजन होता है जिसको हम लोग खरीफ बोलते हैं, फार्मर्स उसमें क्या को ग्रो करते हैं, ज्वार और बाजरा। तो खरीफ सीजन में यहाँ पर क्या उगाया जाता है, ज्वार बाजरा। और ये जो प्लांट्स हैं ये कैटल फीड, मतलब जानवरों के खाने के लिए ये उगाए जाते हैं। फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, फिर पोटैटो उगाया जाता है अक्टूबर दिसंबर में। और विंटर सीजन राबी में फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। और विंटर सीजन में क्या उगाया जाता है, विंटर सीजन में उगाया जाता है राइस, ठीक है, सॉरी विंटर सीजन में तो वीट उगता है क्योंकि वीट को कम पानी चाहिए होता है, ठंडी मौसम चाहिए होता है। हाँ, तो विंटर में वीट उगाया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर वाले टाइम में पोटैटोज उगाए जाते हैं, और जो खारिफ रेनी सीजन होता है उसमें ज्वार बाजरा उगाया जाता है। अब आगे है, फ्रॉम वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स अनफ मनी। जो वीट उगाते हैं ना, जो गेहूं उगाते हैं, उससे फार्मर को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। वो जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ अपने फैमिली के लिए रख लेता है। और जो सरप्लस होता है, सरप्लस जो है ये वर्ड, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, कह सकते हैं आप इसको, एक्स्ट्रा, या फिर जो चीज ज्यादा होती है ना उसको फिर बेच दिया जाता है और इससे जो है उनका अपना अच्छा खासा खर्चा चल जाता है। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, और कुछ पार्ट जो है लैंड का वो शुगर केन की भी उसमें खेती की जाती है, जो कि साल में एक बार, पूरे साल शुगर केन जो है ना वो पूरे साल उगती है और फिर एक बार उसकी कटाई होती है, मतलब वो ईयरली फसल है। बाकी सारी फसलें जो है वो 3-4 महीने में उग के कट जाती है, बट शुगर केन को पूरा एक साल लगता है। शुगर केन से काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि जो गुड़ है, चीनी हो गई, ये सब शुगर केन से ही बनता है। और ये यहाँ पे पालमपुर में शाहपुर के ट्रेडर्स को ये लोग बेचते हैं। मेन रीजन जो है, फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। मेन रीजन कि फार्मर्स 3 फसलें एक ही साल में उगा पा रहे हैं, इसका ये कारण है कि वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन का जो सिस्टम है ना पालमपुर में, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है। इस वजह से इरिगेशन मतलब वो अच्छी सिंचाई दे पाते हैं अपने पौधों को, तो साल में 3 फसलें वो उगा पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में आ गई है, इसकी वजह से इरिगेशन अच्छे से हो पाता है। पर्शियन व्हील्स पहले इस्तेमाल किया जाता था। पर्शियन व्हील आप लोगों ने ना, हाँ, 7th क्लास में हिस्ट्री की बुक में है पर्शियन व्हील की। यहाँ से उसको एक ऐसा बड़ा सा व्हील सा होता था और उसकी हेल्प से ना पानी निकाला जाता था। अब लोगों ने इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल जो है वो काफी ज्यादा एरिया को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने काफी सारे ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करे थे। फिर लोगों ने खुद भी काफी सारे प्राइवेट ट्यूबवेल अपने इंस्टॉल कर लिए हैं। काफी बड़ा एरिया इससे इरिगेट हो जाता है। बट यही है कि काफी सारा हमारे देश में ऐसा भी एरिया है जो आज भी सिर्फ और सिर्फ रिवर पे डिपेंड करता है, और लगभग सिर्फ 40%, मतलब अगर टोटल हम लैंड एरिया जिसपे खेती की जा सकती है उसको 100 मान लें, तो सिर्फ 40% एरिया ही आज भी इरिगेटेड है, मतलब आज भी ट्यूबवेल्स वहां पे लगी हुई हैं। बाकी 60% एरिया तो रेनफेड ही है, जब बारिश पड़ती है तो तभी उग पाती है वहां फसल। तो अब एक और टर्म आता है हमारा यहाँ पर, मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अगर आप एक साल में एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं किसी लैंड पर, एक ही लैंड है, सेम लैंड पर अगर आप एक साल में एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं तो उस चीज को आप मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन वे है जिससे फार्मर की इनकम को अच्छे से बढ़ाया जा सकता है।
अब पालमपुर में वही हम लोगों ने देखा था कि काफी ज्यादा एक साल में 3 फसलें तो उगाई जाती ही हैं, तो वहां पर क्या हो रही है, वहां पर हो रही है मल्टीपल फार्मिंग। तो पालमपुर के सारे किसान कम से कम 2 क्रॉप्स तो उगाते ही हैं और लगभग 15 साल से वहां पे 3 फसलें उगाई जा रही हैं, जिसमें एक फसल है पटेटो। अब ये आता है इसमें, ये एग्रीकल्चर के बारे में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरीके से आप लोग इरिगेशन का एरिया बढ़ा सकते हैं पालमपुर विलेज में, तो इतना वो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से आप किस तरीके से प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो आपने देख लिया इरिगेशन करके, फिर उसके बाद इरिगेशन अगर पॉसिबल होगा तो आप 2 से 3 फसलें लगा सकते हैं। एक ही साल में एक एक खेत में 3-3 फसलें लगाई जा सकती हैं, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अदर वे है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है आपको ये रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आना है। मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे ना पूछा जाए कि मॉडर्न मेथड्स क्या है फार्मिंग के, क्या क्या यूज होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो HYV सीड्स, इसको हम बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। फिर आते हैं फर्टिलाइजर्स, फिर आते हैं पेस्टिसाइड्स, फिर डैम्स बना दिए गए हैं, इरिगेशन होता है, कैनाल से पानी आता है, पंप सेट्स लगाए गए हैं, फार्म मशीनरी ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको जरूर लिखनी है मॉडर्न फार्मिंग में। HYV सीड्स हो गए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इरिगेशन हो गई, ठीक है, इन सब चीजों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है ईल्ड को बढ़ाने के लिए। ईल्ड का मतलब होता है उपज, जितनी ज्यादा मतलब जैसे सही मात्रा में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा HYV वगैरह का, तो ईल्ड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा फसल उगती है। मिड 1960s के टाइम में जो सीड्स होते थे ना, वो ट्रेडिशनल सीड होते थे और वो रिलेटिवली लो उनकी ईल्ड होती थी। मतलब जो सीड्स थे उनकी फसल उपज कम होती थी, मगर वो ट्रेडिशनल, उनको ये सब चीजें जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब चीजों का इस्तेमाल उनको करने की जरूरत नहीं होती थी। फार्मर्स काउ डंग का इस्तेमाल करते थे और नेचुरल मैन्योर की तरह उसको यूज करते थे, और ये सारी चीजें फार्मर्स के पास अवेलेबल होती थी। बट अब जो HYV सीड्स हैं ये बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो हर साल फार्मर को इसको खरीदना पड़ता है, और इसमें इरिगेशन भी बहुत चाहिए होती है, पानी काफी लगता है इन फसलों में, और फिर इंसेक्ट भी खाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी की सारी चीजें लगती हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है लेट 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडियन फार्मर ने काफी ज्यादा कल्टीवेशन किया वीट का और राइस का HYV सीड्स का इस्तेमाल करके। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, के HYV सीड्स जो थे ना, इन्होंने काफी ज्यादा जो है प्रोडक्शन को, मतलब जो ये खेती बाड़ी में प्रोडक्शन होती थी ना, इसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया। सेम पीस ऑफ लैंड अब बहुत ज्यादा जो है फसल देने लगा। और HYV सीड जो है काफी ज्यादा, इनको केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए होते हैं और पानी भी इनको काफी ज्यादा चाहिए होता है, और पेस्टिसाइड्स में का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे रिजल्ट आ सके। हायर यील्ड जो है वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो आप ये सारी की सारी चीजें डालेंगे ना, तो ही हायर यील्ड्स आपकी आ सकती हैं, वरना नहीं आएंगी। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले ट्राई किया गया था, इसलिए ही आज वहां के किसान काफी अमीर हैं। फार्मर्स इन रीजन्स के ट्यूबवेल उन्होंने इस्तेमाल किया इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स यूज करे, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और सम ऑफ देम उन्होंने मशीनें खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिए, वो अपने खेतों की जुताई करते थे, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर्स खरीद लिए, कटाई भी आराम से कर लेते थे, और इससे उनकी ईल्ड काफी ज्यादा अच्छी हुई। पालमपुर जो है उसकी भी ईल्ड जो है ना, yield of wheat grown from the traditional variety is what 1300 kg। तो अगर ट्रेडिशनल वैरायटी जो है देश में वैसे पहले से पाई जाती थी, उसमें 1300 kg जो है 1 हेक्टेयर में प्रोड्यूस होता है, और HYV सीड के साथ 3200 kg पर हेक्टेयर होता है, तो काफी ज्यादा हो गया है। बट आप ये भी तो देखिए, खैर अभी इनकी बुराई बाद में करेंगे, पहले अच्छा ये देख लेते हैं। तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में फार्मर्स की, और इससे फार्मर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा बेचा तो काफी ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ। अब ये आगे आते हैं, विल द लैंड सस्टेन। अब हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से फार्मिंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं, बट अगर अब हम लोग देखें, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड इस चीज को झेल पाया? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड जो है वो तो एक नेचुरल रिसोर्स है, और उसको हम लोग बहुत ही ध्यान से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट हमें बताती है कि फार्मिंग मेथड की हेल्प से हम लोगों ने इसको काफी ज्यादा ओवर यूज कर लिया है काफी सालों से, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है 1960s के टाइम से। 50 मतलब कितने 70 साल, मतलब 60s से लेकर के अभी तक का अगर हम लोग हिसाब देखें तो कितना ज्यादा समय हमें हो गया है, 50-60 साल लगभग
पूरे पूरे मान लीजिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो ख़त्म होने लगती है। और बहुत ज़्यादा जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा इरीगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो है ट्यूबवेल के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है और हमारे रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, रिसोर्स को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो मिट्टी, सॉइल खराब हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जमीन में से इतना ज्यादा ट्यूबवेल की हेल्प से पानी निकल रहा है तो वाटर की कमी हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है वाटर का, सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। और एक बार अगर डिस्ट्रॉय कर दिया हमने इनको बिल्कुल पूरी तरीके से, तो इनको वापस सही करना बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को जरूरी है कि हम लोगों को एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट थोड़ी सस्टेनेबल वे में करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में भी सही तरीके से काम आ सके। अब वही इसमें बताया गया है, सिस्टर एक्टिविटीज वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जो कि लैब्स वगैरह में बनते हैं वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और वो वाटर में घुल जाते हैं और एकदम से प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड, उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को सॉइल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और रहते भी नहीं है, वो बाहर निकल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में आ जाते हैं, हमारे पीने के पानी में आ जाते हैं, हमारे पीने के पानी को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, रिवर्स में पहुंच जाते हैं, लेक्स में पहुंच जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे बैक्टीरियाज को भी किल कर देते हैं जो सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के बाद सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें उपज फिर कम आने लगती है। कुछ टाइम के लिए तो उपज अच्छी आएगी, बट फिर थोड़े टाइम बाद क्या होने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा खराब हालत होने लगेगी। तो वही है कि फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स ये लोग यूज़ करते हैं, तो अब इनकी मिट्टी जो है वो खराब होने लगी है और अब वो उतना इनपुट नहीं देती, इतना ज़्यादा फसल नहीं उगती है जितनी पहले उसमें उगा करती थी। तो यही वाली चीज़ हमें इसमें बताई गई है। अब आता है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से देखते हैं हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर गांव के जो लोग हैं उनमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है। तो आपने अब तक रियलाइज कर लिया होगा कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है लैंड फार्मिंग के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पीपल जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं उनको सफिशिएंट लैंड सबको नहीं मिल पाता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा कम होता है। पालमपुर का जो 1/3 है 140 फैमिलीज में से मतलब 120 फैमिलीज जो हैं वो तो दलित्स हैं और उनके पास अपना कोई भी लैंड नहीं है। मतलब 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज के पास तो अपना लैंड जो है ना वो है ही नहीं, और बाकी जो बची हुई फैमिलीज हैं, ठीक है, जैसे कि 240 फैमिलीज, उनके पास अपने बहुत ही छोटे छोटे से प्लॉट हैं जो 2 हेक्टेयर से भी कम साइज के हैं, और कल्टीवेशन इन जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इनकम नहीं ला पाता है। जैसे कि ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, तो किसी के पास, कितने लोगों के पास इतने छोटे छोटे से एकदम छोटे छोटे से हैं। फिर ये देखिए ये वाला ये कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, है ना, और ये भी देखिए यहाँ पे भी कितने छोटे छोटे हैं। तो ये छोटे लैंड होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, उपज बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब आपको पैसा लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट इतनी ज़्यादा फसल अच्छे से उग के नहीं आ पाती है। तो इसमें वही है कि बहुत ही कम लैंड था, फिर उसके बाद और मतलब जैसे कि एक फार्मर था उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड था, फिर उसके 2 और बेटे हो गए तो फिर 1 हेक्टेयर होगा, फिर उसके और बच्चे हो गए, तो इसी तरीके से जो हेक्टेयर्स है ना, लैंड जो है वो छोटा छोटा होता गया। इसकी वजह से अब उसमें ना ही ढंग से इरिगेशन हो पाती है, ना ही ढंग से कुछ फसल लग पाती है। इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, और छोटे फार्मर्स जब कल्टिवेशन करते हैं तो इतनी ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं होता। और जिनके पास more than half the area of the village is covered by plots that are quite larger in size, और काफ़ी सारे जो प्लॉट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े भी हैं, और लगभग 60 फैमिलीज हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स की जो कल्टीवेट करती है मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है लगभग 60 फैमिलीज के पास। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फैमिलीज हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। कुछ फैमिलीज के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लैंड हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यही है कि फील्ड में किस तरीके से मतलब वर्किंग होती है। देखिए स्प्रे कर रहे हैं जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, और कुछ लोग तो मतलब ये तो मॉडर्न फार्मिंग का वाला दिखा दिया, मतलब यहाँ पे मॉडर्न हो रहा है और यहाँ पे किसान खुद डाल रहा है अपनी फसल। तो थोड़ा सा कंट्रास्ट टाइप का दिखाया हुआ है कि कोई तो बुलक कार्ट से खेती कर रहा है और कोई ट्रैक्टर से कर रहा है ना।
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि खेती के लिए तो लेबर चाहिए होती है। तो आफ्टर लैंड, लैंड के बाद दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, लेबर पढ़ी थी। लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, तो लेबर दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हैंडवर्क, फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा मतलब हैंडवर्क की जरूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स जो है अपनी फैमिली के साथ कल्टिवेट करते हैं अपने लैंड पे खुद के, मतलब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास तो अपनी फैमिली होती है अपने लैंड चलाने के लिए, लैंड पर काम करने के लिए। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, तो वो लेबर प्रोवाइड करते हैं मतलब खुद ही, सारे के सारे लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं जो छोटे फार्मर्स होते हैं। मीडियम फार्मर्स या फिर जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपने लिए अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों को हायर करते हैं, लोगों को मतलब काम पर रखते हैं। फार्म लेबरर्स जो हैं वो या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फिर ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास अपना बहुत ही कम लैंड होता है। और अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द लैंड, तो मतलब फार्मर्स के पास तो अपना लैंड का राइट होता है, मगर जो कि लैंडलेस लेबर होते हैं ना उनके पास मतलब अपना लैंड नहीं होता, तो जो क्रॉप ग्रो हो रही होती है वो तो उसकी होती है जिसका वो लैंड होता है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क, तो जो फार्मर होता है वो उनको पैसे देता है। वेजेस जो है वो कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ, कैश में मतलब पैसे दे देंगे, काइंड में मतलब फसल दे देंगे या कोई और सामान दे देंगे। समटाइम्स लेबर को खाना भी दे दिया जाता है। तो वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, वेजेस जो है ना पैसे एक जगह से दूसरी जगह काफी ज्यादा वेरी करते हैं, और क्रॉप टू क्रॉप भी, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अदर, तो अलग अलग फार्म देखिए इलाकों में भी बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है। फिर उसके बाद किस तरीके की फसल है ये भी वेरी कर जाता है ना, और किस तरीके का काम हो रहा है इस पर भी पैसे बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये भी होता है, हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो क्या होता है, वो मेनली खेती में ही होता है, देखेंगे अच्छे से थर्ड चैप्टर में वो आपके। तो काफी सारे वेरिएशंस भी होते हैं। एक फार्म में लेबर जो है माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, मतलब एक दिन के लिए काम कर लिया, या फिर जब तक कटाई हो रही है, बुआई हो रही है, तब तो उनको काम मिल गया, और जब कुछ भी नहीं हो रहा खेतों में, सिर्फ फसल उग रही है अपने आप, अपना चल रहा है, खुद का फसल अपना ही काम कर रही है, तो वो लोगों की जरूरत नहीं है। तो जिनके पास अपना लैंड नहीं है वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो दाला जो है वो एक लैंडलेस लेबर है जो डेली वेजेस में काम करता है। दिस मीन्स उसको रेगुलरली डेली के डेली अपना काम ढूंढने जाना पड़ता है। मिनिमम वेजेस जो है लेबर के लिए गवर्नमेंट ने 300 रुपए पर डे सेट कर रखे हैं, ठीक है, बट दाला को सिर्फ और सिर्फ 160 रुपए मिलते हैं। देयर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स, तो काफी अब कम क्यों मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हैं, इसलिए कम पैसों पर ही उनको काम करना पड़ जाता है। दाला ने कंप्लेन किया इस सिचुएशन को टू रामकली, जो कि एक दूसरी फार्म लेबर है। वो दाला और रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, तो दाला हो गई, रामकली हो गई, आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितने ज्यादा कम पैसे, मतलब कितने कम पैसे हमें दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि काम करने के लिए मान लो बहुत ही कम लोग होंगे तो उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, बट अगर लोग बहुत ज्यादा होंगे और काम कम होगा ना तो उसके पैसे कम मिलते हैं। अब है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, जो कि पैसे की जरूरत होती है फार्मिंग में। हम लोगों ने देख लिया काफी सारे मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स होते हैं जिनके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। मोस्ट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना उनको मनी बोरो करनी पड़ती है, मनी अरेंज करनी पड़ती है। बोरो का मतलब होता है उधार लेनी पड़ती है अपनी फसल लाने के लिए, और वो बड़े फार्मर से बोरो करते हैं या फिर मनी लेंडर से, ट्रेडर से, ठीक है, इन सब चीजों से, इन सब लोगों से पैसा उधार लेते हैं ताकि ये अपनी फसल को लगा सके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज दर, आप समझिए ब्याज दर इनका बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और मतलब इनका बहुत ही कम पैसा इस वजह से ये लोग कमा पाते हैं। तो ये देखिए सविता एक स्मॉल फार्मर है और उसने प्लान किया है वो कल्टीवेट करेगी अपने 1 हेक्टेयर का उसका फार्म है, उस पर वीट लगाएगी। तो उसको फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों को खरीदने के लिए कैश चाहिए, वाटर भी देना है उसे, है ना। तो वो एस्टिमेट करती है कि उसका लगभग 3,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, बट उसके पास ये पैसा नहीं है। तो वो डिसाइड करती है कि तेजपाल सिंह जो कि एक काफी बड़ा फार्मर है उसके पास जाएगी, और वो सविता को लोन देने के लिए भी
रेडी हो जाते हैं, और 24% फॉर 4 मंथ्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 24%। भाई बैंक ना 10% पे भी दे देती है, देखिए कितना हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता ऑल्सो हैड टू प्रॉमिस, सविता को ये भी प्रॉमिस करना पड़ा कि फार्म की जो उसके मतलब लेबर की तरह भी वो काम करेगी, हार्वेस्ट सिर्फ 100 रुपए लेकर के, और वेज बहुत ज्यादा कम है। सविता को ये पता था, बट उसको हार्वेस्टिंग में अपने फील्ड पे भी काम करना पड़ता था और तेजपाल के वहां भी काम करना पड़ता था। हार्वेस्ट टाइम काफी ज्यादा बिजी टाइम होता है, और वो 3 बच्चों की माँ है, इसलिए उसको काफी सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती है। और तो फिर भी उसको काफी सारी जो टफ कंडीशन थी लोन की, कि 24% के ब्याज पर उसने लिया था, फिर भी मतलब ले लिया। तो सोचिए मतलब कितनी बुरी हालत है लोगों की, पैसे नहीं है और इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन भी लोगों को लेना पड़ता है। तो वही है ना कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनकी अपनी सेविंग्स होती हैं फार्मिंग से, और वो एबल होते हैं अरेंज करने के लिए कैपिटल जो उनकी जरूरत होती है सेविंग्स में से। ये ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने 3 फैक्टर्स देख लिए प्रोडक्शन के, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर हो गया और कैपिटल हो गया। वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है। देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, काफी सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं फार्म लेबर्स की तरह, और मगर अपॉर्चुनिटीज जो है काम करने के लिए वो काफी ज्यादा कम है। बिलोंगिंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज, मतलब या तो उनकी लैंडलेस फैमिलीज हैं तो वो काफी ज्यादा उनको वेजेस कम मिलते हैं, और कम वेजेस में भी बेचारों को काम करना पड़ता है। तो ये सब फिर इन द ब्लैंक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस। तो सरप्लस हमने क्या देखा था, जो एक्स्ट्रा उगता है, मतलब अपने यूज के लिए रख लिया, फिर बाकी जो उगा वो बेच दिया। तो सरप्लस फार्मिंग के लिए, तो फार्मिंग क्यों की जाती है, बेचने के लिए की जाती है ना। तो फार्मर्स जो थे उन्होंने अपना वीट प्रोड्यूस किया अपने लैंड पर, और 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके, फिर उसके बाद वीट को काटा वगैरह, और फिर क्या करा, उसको जो अपने लिए जरूरत थी उसको रखने के बाद बाकी वो बेच देंगे। स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सविता और गोविंद, ठीक है, उनको जो सरप्लस वीट था और उनके प्रोडक्शन में से काट के मतलब अपनी फैमिली के लिए, और बाकी जो बचा उसका डिफरेंस ना काफी ज्यादा कम होता है, और फिर उनको अपने ऋण वगैरह जो उन्होंने कर्ज लिया था उसको भी चुकाना होता है। तो वही है कि ट्रेडर्स जो मार्केट में होते हैं वो बैठे होते हैं खरीदने के लिए वीट को, एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। तो ट्रेडर्स खरीदते हैं फार्मर्स से, और फिर वो टाउन्स एंड सिटीज में जाकर के बेच देते हैं। तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है, उसका सरप्लस है 350 कुंटल, ठीक है, उसके लैंड से, और अपना सरप्लस जो है वो रायगंज मार्केट में बेचता है, और उसकी काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और तो तेजपाल सिंह अपनी अर्निंग से क्या करता है, लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट। तो ज्यादातर मनी तेजपाल सिंह ने अपने बैंक अकाउंट में डाल दी थी। लेटर ही अपनी जो सेविंग्स थी उसने लैंडिंग दे दी, मतलब उधार दे दिया सविता को, और ठीक है उसको फिर लोन दे दिया, तो उसको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, और सेविंग्स भी उसने रखी थी। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और फिर जैसे कि HYV सीड खरीदने के लिए, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया। दिस ईयर जो है तेजपाल सिंह का के प्लान्स हैं कि वो अपनी अर्निंग का इस्तेमाल करेगा और वो ट्रैक्टर खरीद लेगा, और ट्रैक्टर से उसकी जो है फिक्स्ड कैपिटल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल हमने क्या देखा था, टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, है ना, तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल और ज्यादा बढ़ जाएगी। तेजपाल की तरह काफी सारे मीडियम फार्मर्स जो हैं वो अपनी सरप्लस को भेज देते हैं बाजार में जाकर के, और अपनी पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो सेव कर देते हैं, और ताकि वो अगले साल के लिए कुछ चीजें उसमें से खरीद पाएं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग। तो अपनी फार्मिंग के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो खुद ही अरेंज कर लेते हैं। और कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपनी सेविंग्स से कैटल, मतलब कैटल, ट्रक, ये सब कैटल हो गए, जानवर वगैरह भी खरीद लेते हैं, गाय भैंस वगैरह, है ना। तो अब हम देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। नॉन फार्म एक्टिविटीज, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होती हैं, डेयरी फार्मिंग। हम लोगों ने पढ़ा फार्मिंग के बारे में, प्रॉपर खेती के बारे में। तो ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। तो काफी कम लोग ही हैं, 25% लोग जो कि एग्रीकल्चर के अलावा बाकी दूसरी एक्टिविटीज में भी जुड़े हुए हैं। अब है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी क्या होता है, डेयरी होता है काफी सारे लोग जो हैं जैसे कि अपनी बफलोज हो गई, बफलो को अपनी घास खिलाते हैं, ज्वार और बाजरा खिलाते हैं रेनी सीजन के टाइम पर। मिल्क जो है वो रायगंज में वो लोग बेचने चले जाते हैं। और ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। तो शाहपुर में कलेक्शन करना मतलब इकट्ठा करते हैं दूध, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, और जहां से आगे की टाउन्स और सिटीज में रायगंज से वो जो है
भेज दिया जाता है दूध। तो डेयरी वगैरह भी हो गया। तो अब हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है 2 वीडियोस में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।